हे भगवान, ये कमर का दर्द तो मेरी जान ले लेगा। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, वरना घर का बाकी काम कर नहीं पाऊंगी और ये नाराज हो जाएंगे। माँ जी भी फिर बेकार में पूरा दिन सुनाती रहेंगी। कराहते हुए नीलिमा अपनी कमर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। तभी नीलिमा की सास भवानी देवी बाथरूम से स्नान करके बाहर निकली थी। जैसे ही नीलिमा पर उनकी नजर गई, वो बोली, हे भगवान, ये क्या बहू, सुबह सुबह तुम्हें आराम करने की सूझी है और तुमने अभी तक मंदिर के पास झाड़ू पोछा भी नहीं किया। अब बताओ मैं पूजा कैसे करूंगी। औरत की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वो परिपक्व होती जाती है, पर तुम में तो इतने सालों में भी रत्ती भर समझदारी नहीं आई है। अब बुढ़ापे में मुझे ठाकुर जी की पूजा करने के लिए खुद ही झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। ये सब मेरे बेटे कौशल के भोलेपन का नतीजा है। वो इतना सीधा है कि अब तक तुम पे काबू ही नहीं कर पाया। अब जल्दी से मंदिर की साफ सफाई कर दो, तब तक मैं फूल लेकर आती हूँ, क्योंकि तुम तो बगीचे से फूल भी नहीं लाई होगी। इतना कहकर वो बगीचे में चली गई। नीलिमा के कराहने की आवाज बार बार आ रही थी। तभी उसकी बेटी नीलू वहां आई और बोली, क्या हुआ माँ, आपसे कितनी बार कहा है झुककर काम मत किया करो। और ये क्या, बाल्टी में इतने सारे कपड़े जमा करके कहाँ ले जा रही थी। क्या आपको पता नहीं कि ज्यादा झुकने से कमर का दर्द बढ़ता जाता है। चलिए बैठिए। नीलिमा को सोफे पर बिठाकर नीलू जल्दी से मूव लेकर आई और माँ की कमर पर लगाते हुए बोली, माँ थोड़ा आराम कर लो, मैं कपड़ों को मशीन में डाल देती हूँ। ये सब क्या लगा रखा है माँ, कुछ तो अपने बारे में सोचिए और हर किसी को अपना काम स्वयं करने के लिए कहिए। पर नहीं, आपको तो बार बार बीमार पड़ना मानो अच्छा लगता है। बेटी के प्यार भरे गुस्से में अपने लिए चिंता देखकर नीलिमा की आंखें भर आई। वो बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, पर किससे बोलूंगी ये सब काम करने के लिए। तुम्हारे पापा और दादी को तो बोल नहीं सकती, और तुम्हारा भाई, वो तो अपने मोजे तक उठाकर जगह पर नहीं रखता, तो उससे क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। तो ये सब काम तो मेरा ही है, फिर दूसरे कैसे कर सकते हैं। नीलू बोली, माँ ये सब आदत की बात होती है। जब तक मैं घर पर थी आपने मुझे सब कुछ करके दिया, तो मुझे भी आदत हो गई थी। पर अब देखिए, मैं 1 साल से हॉस्टल में रह रही हूँ, मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ता है। वहां माँ नहीं आती सब करने के लिए। हाँ, शुरू शुरू में मुझे आपकी बहुत याद आती थी, पर मुझे लगा कि अब मुझे ये सीखना पड़ेगा। और देखिए, क्या अब मैं आपको कभी रोकर फोन करती हूँ। मूव की मालिश से नीलिमा को थोड़ा आराम मिल रहा था। बेटी पास में बैठी थी तो उसे अच्छा महसूस हो रहा था। फिर नीलिमा बोली, पता है बेटा, जब भी तुम हॉस्टल से घर आती हो मुझे बहुत राहत मिलती है। जैसे अभी मुझे परेशान देखकर तुमने जल्दी से दवाई लगा दी और आराम करने को कहा। पर बेटा, बाकी किसी को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। इतना कहते कहते नीलिमा की आंखें भर आई। दरअसल नीलू अभी साल भर पहले हॉस्टल रहने चली गई थी। वो हमेशा अपनी माँ को घर के काम करते देखती आई थी, पर जब से वो हॉस्टल गई उसे खुद से ही काम करने पड़ते थे। इस 1 साल में घर के किसी भी सदस्य ने उसकी माँ की तकलीफ नहीं देखी, यहाँ तक कि उसके पिता के रवैये में भी कोई बदलाव नहीं आया, जिसके कारण नीलिमा हमेशा परेशान रहती थी। नीलिमा घर की साफ सफाई में व्यस्त रहती और कौशल सब कुछ अस्त व्यस्त करके रखते थे। इस बात को लेकर कई बार दोनों पति पत्नी में झगड़ा भी होता था, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था। सच कहा है किसी ने, एक बेटी ही अपनी माँ की तकलीफ को समझ सकती है, पर एक औरत की तकलीफ उसके घर वाले नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। यही सोचते हुए नीलू को पुरानी बात याद आ गई। एक रोज सुबह जब वो छोटी थी, उसकी माँ नीलिमा खाना बना रही थी और स्कूल की बस स्टॉप पर आ गई थी। तो नीलिमा ने कौशल से कहा, सुनिए, नीलू और नीलेश को बस में चढ़ा दीजिए, मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। कौशल कुछ कहता उससे पहले भवानी देवी ने गुर्राते हुए कहा, बहू ये क्या कह रही हो, मेरे बेटे को ये सब काम करने की आदत नहीं है, और इतनी पढ़ाई करके वो अफसर बना है, क्या ये सब करने के लिए? आज बच्चों को छोड़ने के लिए कह रही हो, कल को रसोई के काम करने के लिए कहोगी। अब क्या यही सब बच गया है? और तुम हो ही इस सब के लिए, तो ये क्यों करेगा? और कल भी मैं सुन रही थी, चीजों को रखने के लिए तुम कौशल से बहस कर रही थी। अरे घर उसका, पैसा उसका, तो वो अपनी चीजों को अपने हिसाब से रखेगा। और अगर तुम्हें हर चीज को साफ रखना पसंद है तो साफ सफाई करो, पर मेरे बेटे से दोबारा ये सब मत कहना। नीलिमा ने एक भी शब्द नहीं कहा, बस रोते हुए
अपने हाथों को अपने आंचल से पोंछा और बच्चों का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। बस में चढ़ाते हुए नीलिमा ने उस रोज नीलू से कहा था, देख बेटा, जीवन में कभी अपमान बर्दाश्त मत करना और याद रखना कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तब अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आवाज उठा सकती हो, वरना सही होते हुए भी तुम्हें चुप रहना होगा, जो मैं नहीं चाहती। समय ऐसे ही बीतने लगा। नीलिमा का बेटा नीलेश भी अब बड़ा होने लगा, पर घर के हालात वही बने थे। एक रोज नीलिमा ने बर्तन धोते हुए नीलेश से कहा, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो पिला दे। तभी भवानी देवी ने रसोई में प्रवेश किया और बोली, हे भगवान, अब क्या अपने बेटे से भी घर के काम करवाओगी? हाथ धोकर खुद पानी नहीं पी सकती? सारा दिन तो आराम करती रहती हो, मेरे बेटे को कभी कुछ अच्छा बनाकर खिलाती हो, ऊपर से अब मेरे पोते से भी काम करवाना चाहती हो। कम से कम मेरे पोते को तो छोड़ दो, और मदद लेने का इतना ही शौक है तो घर के काम अपनी बेटी से क्यों नहीं करवाती? नीलिमा को बहुत दुख हुआ। वो बोली, अम्मा जी, जब सब कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है तो ये भेदभाव क्यों? सबको हर काम आना चाहिए। कल को अगर नीलेश को अकेले रहना पड़ा तो वो सब कैसे करेगा? भवानी जी पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। नीलिमा भी जानती थी कि उनके रहते हुए बच्चों में भेदभाव होता ही रहेगा। समय बीता। 12वीं क्लास तक नीलू घर पर ही रही, फिर हॉस्टल में पढ़ने के लिए चली गई। वो हमेशा माँ से कहती, माँ, नीलेश को भी हॉस्टल भेज दो, नहीं तो वो घर पर रहकर पापा जैसा बन जाएगा। नीलू का डर सही साबित हुआ। नीलेश हॉस्टल जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसकी आदतें भी उसके पिता जैसी होती जा रही थी। भवानी जी के उकसाने में वो भी बिगड़ रहा था। बस अच्छी बात ये थी कि जब भी नीलू आती तो नीलेश को समझाने की कोशिश करती। नीलेश, माँ की मदद करो, अगर वो कभी बीमार पड़ गई तो तुम सब पर भारी आफत आ जाएगी। सोचा है कभी, माँ ने अगर बिस्तर पकड़ लिया तो क्या होगा? जब नीलेश को अपनी बहन की बात सही लगने लगी तो वो कभी कभी नीलिमा की मदद कर देता। उस पर भवानी जी अगर देख लेती तो उसे और नीलिमा दोनों को डांट लगाती। बेटा नीलू, मेरी उठने में मदद करो, घर का बहुत काम बचा हुआ है। अचानक से नीलिमा की आवाज कानों में पड़ी तो नीलू पुरानी यादों से बाहर आई। नीलू ने माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने नीलिमा को कमरे में ले जाकर लिटा दिया। शाम में जब कौशल घर आए तो घर की हालत सुबह जैसी देखकर नीलिमा को आवाज लगाने लगे। इतने में नीलू वहां आई और बोली, पापा, माँ को कमर में बहुत दर्द हो रहा है, वो दवाई खाकर सो रही हैं। कौशल बोले, अच्छा, इतना दर्द है, अब मेरे लिए चाय कौन बनाएगा? नीलू बोली, पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, और आज नहीं की तो सबसे पहले आपका ही नुकसान होगा, तो पहले आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय के साथ वो पापा के पसंद के भुने हुए चने भी ले आई, जिसे वो अक्सर अपनी माँ को अपने पिता को देते हुए देखा करती थी। बेटी को देख कौशल बोले, तुम कुछ जरूरी बात कहना चाहती थी, क्या कहना चाहती हो बेटा? नीलू बोली, पापा, आज जब माँ अस्त व्यस्त घर को ठीक करने और बिखरे कपड़े समेटने के लिए झुकी तो उनकी पीठ का दर्द बढ़ गया। मुझे अच्छे से याद है कि ये उनकी पुरानी समस्या है, फिर भी वे इसे अनदेखा करती हैं और काम करती रहती हैं। अभी मुझे हॉस्टल से वापस आए 2 ही दिन हुए हैं, पर मैंने माँ को कभी आराम करते हुए नहीं देखा। वे कुछ ना कुछ करती रहती हैं। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, नीलेश कॉलेज की कोचिंग में व्यस्त रहता है। कभी सोचा है अगर पीछे से माँ को कुछ हो गया तो क्या होगा? वैसे भी माँ ही हैं जो घर और आपकी बिखरी हुई चीजें सबसे ज्यादा समेटती हैं, क्योंकि आपके कपड़े हमेशा बिखरे रहते हैं। शर्ट यहाँ, पैंट वहाँ, तौलिया बिस्तर पर, सब इधर उधर। जब माँ ने कपड़े धोने का बैग रखा है तो कपड़े वहां रखने में क्या दिक्कत है? आपको भी थोड़ा समझना होगा पापा। वो सिर्फ मेरी माँ नहीं बल्कि आपकी पत्नी है, इस घर की नौकरानी नहीं। कौशल झट से बोला, उसे नौकरानी कौन समझता है? ये तुम्हारी भूल है, ऐसा नहीं है बेटा। नीलू बोली, ऐसा नहीं है तो कैसा है पापा? आप सब तो माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो नौकरानी ही हो। दादी को देखिए, वो कभी माँ से अच्छे से बात नहीं करती है, और इसका कारण कहीं ना कहीं आप हैं। अरे, जब पति ही पत्नी का सम्मान नहीं करता तो बाकी सब तो उसे हल्के में लेते ही हैं, और दूसरों से सम्मान मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे तो माँ को देखकर अपने भविष्य की चिंता होती है। पता नहीं मैं शादी भी करूंगी कि नहीं, क्योंकि एक औरत की परेशानी अगर उसके घर वाले नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। कौशल बोले, समझ रहा हूं, पर तुम मुझसे क्या चाहती हो? नीलू बोली, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बस मेरी माँ सुरक्षित रहे। अगर वो बीमार भी पड़ गई तो कराएंगी, पर कुछ नहीं बोलेंगी। उनका दर्द महसूस करो पापा, नहीं तो वो मर जाएंगी। ये कहते हुए नीलू रोने लगी। कौशल अपनी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर बोले, नीलू सच कह रही हो तुम। अगर नीलिमा को कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? नहीं नहीं, अब से मैं उसके दर्द को नजरअंदाज नहीं करूंगा। उसने अपना हाथ बेटी के कंधे पर रखा और उसे भरोसा दिलाया और अपने कमरे की ओर चाय लेकर चल दिया, जहां नीलिमा कमर पर बेल्ट बांधे सीधी लेटी हुई थी। नीलिमा कौशल को देख बोली, आप मेरे लिए चाय लाए हो? उस दिन के बाद घर में बदलाव आना शुरू हो गया था। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए कामवाली लगाई गई और अब तो नीलेश भी अपनी माँ की मदद करने लगा था। नीलू भी 1 महीने बाद हॉस्टल चली गई, पर अपनी माँ के लिए परिवार में सबकी आंखों में सम्मान जगा गई। एक रोज नीलेश ने फोन पर नीलू को बताया, जानती हो दीदी, कल दादी जब आई और पापा को काम करते देखा तो बोली, बाकी काम के लिए तो काम वाली लगवा ली, तो तुम बीवी की मदद क्यों कर रहे हो कौशल? घर में बीवी के होते हुए तुम ये सब काम कर रहे हो। माँ तो सक पका गई, पर पापा ने अपने भरोसे का हाथ उनके कंधे पर रखा और दादी से बोले, माँ ये मेरा घर है तो काम मेरा क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कहता हूँ नीलिमा के आने से पहले ये घर आपका था ना, तो कुछ काम तो आपके भी होंगे। तो अब बेहतर है थोड़े बहुत अपने काम खुद भी कर लिया करो। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। भवानी देवी उसके बाद कुछ नहीं कहती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।